हेलो स्टूडेंट, मैं सुरेश सर साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे अपन कहते हैं स्थिर विद्युतिकी के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अब अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अपन थोड़ा बहुत जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो विद्युतिकी का पार्ट है। विद्युतिकी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जिसे अपन बोलते हैं स्थिर विद्युतिकी, और इसका दूसरा पार्ट है जिसे अपन बोलते हैं गतिक विद्युतिकी या गतिकी या धारा विद्युतिकी। इसको अगर अपन इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको अगर अपन इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, या फिर इसका दूसरा एक और नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, ये विद्युतिकी कहां से आ गई। ठीक है, तो विद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला स्थिर विद्युतिकी और दूसरा विद्युतिकी, धारा विद्युतिकी या गतिक विद्युतिकी। आगे यहाँ पर देखें कि ये विद्युतिकी होती क्या है, क्या है ये विद्युतिकी। तो विद्युतिकी के बारे में मैं आपको बता दूं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अपन आवेश के गुण, तथा आवेश के प्रभावों का अध्ययन करें। आवेश के प्रभावों का अध्ययन करें, क्या कहलाएगी, विद्युतिकी। अब विद्युतिकी को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में क्या होता है, तो स्थिर विद्युतिकी में देखें, इस शाखा में स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश, ठीक है। स्थिर आवेश का मतलब यह है कि इस अवस्था में अपन को जो आवेश मिलेगा वो रहेगा एट रेस्ट, यानी रेस्ट में रहेगा। और इस अवस्था में, स्थिर अवस्था में आवेश की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, उसके गुणधर्म क्या रहेंगे, उसके प्रभाव क्या क्या रहेंगे, है ना, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा। इधर धारा विद्युतिकी या गतिक विद्युतिकी, इसमें जो आवेश अपन को मिलेगा वो कौन सी अवस्था में मिलेगा, गतिशील अवस्था। गतिशील अवस्था में अपन को आवेश मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, गतिशील। और हम जानते हैं कि आवेश का निश्चित दिशा में प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है, तो इसलिए गतिक विद्युतिकी को अपन धारा विद्युतिकी भी कह देते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले अगर अपन बात करें विद्युतिकी के बारे में, तो विद्युतिकी क्या है, भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें आवेशों के गुणों तथा आवेशों के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है, विद्युतिकी, ठीक है। इसी की शाखा स्थिर विद्युतिकी के बारे में अगर अपन बात करें तो इस शाखा में स्थिर आवेशों के विद्युत प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। विद्युतिकी की दूसरी शाखा गतिक विद्युतिकी के बारे में अगर अपन बात करें तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से बनेगी, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील आवेशों से संबंधित विद्युत धारा के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, क्या है वो देखें कि विद्युतिकी जो है इसके दो पार्ट हैं, एक तो स्थिर विद्युतिकी और गतिक विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी जो है वो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट, और गतिक विद्युतिकी जो है ये क्या है, यूनिट सेकंड। तो ध्यान रखना, भौतिक विज्ञान क्लास 12 की जो फिजिक्स है उसकी यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड क्या है, विद्युतिकी। यानी क्लास 12 फिजिक्स में अपन को यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में अपन को क्या पढ़ना है, विद्युतिकी, ठीक है। तो अब अपन बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि अपनी यूनिट फर्स्ट है।
यूनिट फर्स्ट। ठीक है, अब यूनिट फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है अपन को? चैप्टर फर्स्ट ये जो रहेगा ये रहेगा विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र तथा गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। ठीक है, चैप्टर सेकंड ये जो रहेगा ये रहेगा विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे पढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ही रिलेटेड है। इस एक्सपेरिमेंट में अपन ने कागज के छोटे छोटे टुकड़े लिए हुए हैं बोर्ड पर। इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर जब अभी अपन इस पाइप को ऐसे घुमा रहे हैं तो कोई भी कागज का टुकड़ा इससे चिपक नहीं रहा है। अब अपन क्या करेंगे, इस जो प्लास्टिक का पाइप है, इस प्लास्टिक के पाइप को कपड़े से रगड़ेंगे और रगड़कर जब अपन पुनः इसको इन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेकर आएंगे तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े इससे चिपकने लग जाएंगे। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से कागज के छोटे छोटे टुकड़े अब इससे चिपकते हैं। देखो ये ऐसा होने का कारण क्या है ये अपन जानेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ा छोटा सा वीडियो देखा। ठीक है, और अब अपन देखते हैं कुछ ऐसी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं जिनकी व्याख्या अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कर सकते हैं। तो पहला एग्जांपल है कि बिजली के तार में जो बिजली सप्लाई के जो वायर होते हैं, तार होते हैं, तार में उच्च वोल्टता की धारा प्रवाहित करने पर तार पर बैठी चिड़िया उड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण ये अपन किसमें जानेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, आगे अगला जो उदाहरण है या अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई जो घटना है वो क्या है देखना कि ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले जो वाहन होते हैं उन वाहनों से जंजीरें लटकी रहती है। आपने देखा होगा पेट्रोल डीजल ले जाने वाले जो ये ट्रक होते हैं, इन ट्रकों से जंजीरें लटकी रहती है, धातु की लोहे की जंजीरें लटकी रहती है जो कि पृथ्वी से स्पर्श करती हुई होती है। ऐसा करने का कारण क्या है वो भी अपन जानेंगे किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वायुयान जो होते हैं उनके टायर विशेष रबर से बनाए जाते हैं जिनमें कुछ ना कुछ चालकता रखी जाती है। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी अपन जानेंगे किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल भी अपन ने देख लिए हैं। अब अपन आ जाते हैं अपने मेन चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है विद्युत आवेश, विद्युत क्षेत्र तथा गाउस का नियम व इसके अनुप्रयोग। ठीक है, यहां पर अपन चैप्टर फर्स्ट में ही अपन बात करेंगे विद्युत आवेश या आवेश के बारे में। ठीक है, और इस आवेश के बारे में अभी अपन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या वैद्युतिकी पढ़ रहे थे, वैद्युतिकी के 2 पार्ट पढ़े अपन ने, स्थिर वैद्युतिकी और गतिक वैद्युतिकी। वहां पर भी अपन बोल रहे थे कि स्थिर वैद्युतिकी में आवेश स्थिर रहेगा और गतिक वैद्युतिकी में आवेश गतिशील रहेगा। ठीक है, तो आपके मन में अब ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आवेश होता क्या है, बार बार आवेश के बारे में बात की जा रही है, तो आवेश है क्या? ठीक है, तो आवेश के बारे में मैं आपको बता दूं। आवेश, ठीक है, आवेश पदार्थ का गुण है जिसके कारण पदार्थ एक अलग प्रकार से व्यवहार दर्शाता है। इसका अच्छा सा एग्जांपल अभी अपन छोटे से एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं कि जो अपन ने प्लास्टिक का पाइप लिया था, जब अपन ने उसको
कपड़े से नहीं रगड़ा था तो उस कंडीशन में वो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही अपन ने कपड़े से रगड़कर जब अपन उस पाइप को उन्हें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेके आए तो वह पाइप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने लग जाता है। तो उस पाइप पर वो आवेश ही था जिसके कारण पाइप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा था। तो जैसे ही पाइप पर आवेश आया तो पाइप ने एक नया व्यवहार दर्शाना शुरू किया और वो व्यवहार क्या था, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करना। तो उस एक्सपेरिमेंट से अपन एक विशेष बात समझ सकते हैं कि आवेश पदार्थ का गुण है, जिस गुण के कारण पदार्थ अलग प्रकार से व्यवहार दर्शाने लग जाता है। ठीक है, अब अपन आवेश को देख लेते हैं परिभाषा के रूप में। यह आवेश की परिभाषा क्या है? तो आवेश अपन क्या कह रहे हैं, आवेश पदार्थ या कण का गुण है जिसके कारण पदार्थ या कण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर भी सकता है और यदि आवेशित कण को या आवेश को इन क्षेत्रों में रख दें तो वह इन क्षेत्रों का अनुभव भी कर सकता है। ठीक है, देखो तो होगा क्या, किस प्रकार से ऐसा होता है? तो देखो, आवेश अगर स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में आवेश अगर है तो वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? केवल विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अगर आवेश एक समान चाल से चल रहा है, गतिशील है, तो एक समान वेग से गतिमान आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र तो करेगा ही सही, विद्युत क्षेत्र के साथ साथ एक और क्षेत्र उत्पन्न करेगा जिसे अपन बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अगर आवेश त्वरित गति करे तो त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणें भी उत्पन्न करेगा जिन्हें अपन बोलते हैं ऊर्जा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर आवेश है तो आवेश की उपस्थिति के कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या बोलेंगे? विद्युत क्षेत्र। तो अगर जहां आवेश है वहां विद्युत क्षेत्र तो होगा ही। ठीक है, और बाकी अन्य क्षेत्र उत्पन्न हो या नहीं हो वो कंडीशनों पे डिपेंड करेंगे। यदि एक समान वेग से गतिमान है तो चुंबकीय क्षेत्र, और त्वरित गति से गतिमान हो आवेश को विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करेगा। और साथ ही यहाँ एक और बात ध्यान दें कि यदि आवेशित कण को इन क्षेत्रों में रख दें तो वह इन क्षेत्रों का अनुभव भी कर सकता है। इन्हीं को अपन अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसे तो अपन समझेंगे चैप्टर फर्स्ट में। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। इसी चैप्टर में यहाँ पे अपन समझेंगे कि किस प्रकार से एक आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है या किस प्रकार से आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है, और बाकी के ये जो हैं इनको अपन देखेंगे आगे के चैप्टरों में। ठीक है, किस प्रकार से गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है और त्वरित आवेश चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हो। ओरोस्टेट के प्रयोग का अगर आपने नाम सुना हो 10th क्लास में तो वो इसी से रिलेटेड था। ठीक है, और इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे आने वाले चैप्टरों में। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि यहाँ अपन पढ़ रहे हैं आवेश, है ना, और ऊपर जो नाम दिया गया है विद्युत आवेश, तो घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आवेश को ही विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, इसका कहने का कारण क्या है वो समझिए कि दो आवेशित वस्तुएं अपनी प्रकृति के अनुसार या तो आकर्षित हो सकती है या प्रतिकर्षित हो सकती है, या तो पास आ सकती है या दूर जा सकती है। इस गुण को अपन बोलते हैं विद्युत। क्या बोलते हैं? विद्युत। इसलिए आवेश को ही अपन क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। ठीक है, और साथ ही इस यूनिट से जुड़े जो जितने भी शब्द आएंगे उनमें देखना आवेश को अपन क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। क्षेत्र को क्या कहेंगे?
विद्युत क्षेत्र, बल को क्या कहेंगे, विद्युत बल, और विभव को क्या कहेंगे, विद्युत विभव। कहने का कारण क्या है, कारण सिर्फ इतना सा है जो अभी मैंने बताया कि आवेशित वस्तुएं अपनी प्रकृति के अनुसार आकर्षित या प्रतिकर्षित हो सकती है, इस गुण को विद्युत कहते हैं, और इस कारण ही आवेश को विद्युत आवेश, क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र, बल को विद्युत बल, विभव को विद्युत विभव, धारिता को विद्युत धारिता, ठीक है, स्थिति ऊर्जा को विद्युत स्थिति ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, और अगला होता है ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। धनावेश का मतलब आप सीधा सीधा ये समझे, धनावेश का मतलब आप सीधा सीधा ये समझे, किसी भी वस्तु या परमाणु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की कमी, ठीक है। और ऋणावेश का मतलब आप सीधा सीधा ये समझे कि किसी भी वस्तु या परमाणु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि। तो ध्यान देना, इस चैप्टर में जब भी मैं बोलूंगा धनावेशित तो आप क्या समझोगे कि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, और मैं बोलूंगा वस्तु ऋणावेशित है तो आप क्या समझोगे, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, ठीक है। तो धनावेश की क्या डेफिनेशन रहेगी वो देखो, धनावेश किसी वस्तु या परमाणु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। इसके अगर अपन एग्जांपल देखें तो उदाहरण क्या क्या रहेंगे इसके, जैसे H प्लस कोमा Na प्लस कोमा K प्लस कोमा Ca 2 प्लस कोमा Mg 2 प्लस कोमा Al 3 प्लस, ठीक है। तो कहीं आपको अगर ऐसा मिले कि Al 3 प्लस, तो Al 3 प्लस का मतलब क्या समझोगे कि एल्यूमिनियम का जो परमाणु है उस पर उसकी सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 3 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है। आगे ऋणावेश की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऋणावेश किसी वस्तु या परमाणु पर उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, इसके उदाहरण क्या क्या रहेंगे। इसका उदाहरण Cl माइनस कोमा O2 माइनस कोमा F माइनस, ठीक है, H माइनस etc, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपको मिले कि O2 माइनस, ठीक है, तो O2 माइनस का मतलब क्या समझोगे कि ऑक्सीजन पर उसकी सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, ठीक है। यहीं पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि धनावेश और ऋणावेश ऑपोजिट नेचर है। धनावेश का मतलब वस्तु पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी, और यहाँ सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, ठीक है। तो यहीं पर मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को धनावेश और ऋणावेश नाम दिया, धनावेश और ऋणावेश नाम दिया, ठीक है। अब धनावेश और ऋणावेश नाम ही क्यों दिया, वो चाहते तो राम आवेश, श्याम आवेश, सीता आवेश, गीता आवेश, सुरेश आवेश, रमेश आवेश, ऐसे नाम दे सकते थे। उन्होंने एक को दिया धनावेश और दूसरे को ऋणावेश। ऐसा देने का कारण क्या है, इसको अपन जानेंगे ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। और एक और बात जो अपन जानेंगे ऑफलाइन क्लास में कि कैसे पता चला कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो नाम बाद में दिए गए हैं, इसके पहले पता कैसे चला कि आवेश 2 प्रकार के ही होते हैं, ठीक है।
अब आगे अपन बात करते हैं कि धनावेश और ऋणावेश परमाणु पर आता कैसे है, यानी परमाणु धनावेशित होता कैसे है और ऋणावेशित होता कैसे है। इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है ना। कार्बन के बारे में अगर अपन बात करें तो कार्बन का ये नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये नाभिक है, ठीक है। इसके ये कक्षाएं हैं, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास 2, और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये कार्बन परमाणु, ठीक है। अब पता कैसे चला कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं आपको बता दूं कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसके पास जितने प्रोटॉन रहेंगे उतने क्या रहेंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोटॉन है 6, इसका मतलब ये हुआ इसके पास प्लस 6 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो इसके पास माइनस 6 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, तो टोटल कितना हो गया 0। यहाँ पर एक बात ध्यान दे लेना, इस जगह कंफ्यूज नहीं होना है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है। आगे देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, मैं कुछ भी करूं इस परमाणु के साथ, अगर मैं इस पर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि कर देता हूं तो अब क्या होगा देखना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने 1 2, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने, पहले कितने थे 4, अब कितने हो जाएंगे 5, 1 2 3 4 और 5। अब यहां अगर अपन बात करें तो क्या होगा देखना कि प्रोटॉन कितने 6, इलेक्ट्रॉन कितने 7, इस पर प्लस 6 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है और इस पर माइनस 7 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, टोटल कितना हुआ माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यदि मैं इसी परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यदि एक इलेक्ट्रॉन की कमी कर देता हूं तो अब इसका विन्यास क्या होगा वो देखना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो नाभिक में है, बाहरी का पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2, इसके बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इसमें देखना पहले 4 थे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी करने के बाद कितने रहेंगे इलेक्ट्रॉन 1 2 और 3। तो यहां अगर अपन देखें तो प्रोटॉन कितने हैं, तो प्रोटॉन आपका हो गया कि प्रोटॉन तो है 6 प्रोटॉन, तो प्लस 6 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा -5 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, तो यहाँ पे क्या रहेगा +1, ठीक है। यहां पर एक और बात मैं आपको विशेष बता दूं कि देखो ये भी कार्बन परमाणु, ये भी कार्बन परमाणु और ये भी कार्बन परमाणु, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 6 और 5, यानी इनके तीनों के ही विन्यास अलग अलग है तो कार्बन परमाणु ही, तो इनको अलग अलग दर्शाने के लिए चूंकि यहाँ पर -1 आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर -1 लगा देते हैं। यहाँ उदासीन है, ध्यान रखना यदि किसी भी वस्तु पर कोई आवेश ना हो तो उसे अपन क्या कहते हैं उदासीन, ठीक है। यहाँ पर +1 तो यहाँ पे क्या दर्शा देते हैं +1। अब यहां से अपन देख सकते हैं कि माइनस यानी नेगेटिव चार्ज का मतलब आप क्या समझोगे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, ठीक है। आगे एक और बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ मान लो कि इसका मास m है, कितना है m, ठीक है। अब यहाँ पर m मास है तो यहाँ पर भी क्या m ही रहेगा, क्या यहाँ पर भी m ही रहेगा, तो एक सोचने वाली बात है, इसमें नाभिक में तो हम कोई चेंज नहीं कर रहे, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ कितने थे 7, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई है, तो इस मास में 1 इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो अब जो मास रहेगा वो क्या रहेगा m', इसका मतलब ये होगा m' ज्यादा है किससे m से, ठीक है। सेम यही बात अगर अपन इधर कर लें तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की चूंकि कमी हुई है तो इसके मास में से 1 इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो वो m' जो होगा m' वो कम रहेगा किससे m से,
इसका मतलब यहाँ से अपन सीधे सीधे कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वो निष्कर्ष क्या है समझना, कि यदि किसी भी वस्तु पर ऋणावेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कुछ वृद्धि के कारण उसका द्रव्यमान कुछ बढ़ जाएगा, और यदि वस्तु पर धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कुछ कमी के कारण उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। ठीक है, यहीं से अपन एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो नेगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो पॉजिटिव। तो अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु या परमाणु पर कुल इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को ही क्या कहते हैं, आवेश। ठीक है, देखो यहाँ पर अपन ने अभी तक जो पढ़ा है उसके बेसिस पे अपन क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु पर कुल इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता को ही क्या कहते हैं, आवेश। पहला निष्कर्ष तो ये हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या है कि यदि किसी वस्तु को धनावेशित किया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उसका कुछ द्रव्यमान कम हो जाता है। तीसरा निष्कर्ष, यदि वस्तु को ऋणावेशित किया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण उसका कुछ द्रव्यमान बढ़ जाता है। चौथा निष्कर्ष और इंपॉर्टेंट निष्कर्ष है कि वस्तु को आवेशित होने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है, प्रोटॉन नहीं। इसका कारण यह है कि प्रोटॉन नाभिक के अंदर प्रबल आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, जिन्हें आसानी से निकाला नहीं जा सकता है। ठीक है, देखो अब अपन आवेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो समान द्रव्यमान की वस्तुएं जिन्हें क्रमशः धनावेश व ऋणावेश किया गया है, तब आवेशन के पश्चात किसका द्रव्यमान अधिक होगा। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा है उसके बेसिस पर अपन क्या कह सकते हैं कि वस्तु को अगर ऋणावेशित किया गया है तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि के कारण उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और धनावेशित किया गया है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उसका द्रव्यमान कुछ कम हो जाएगा। तो धनावेशित किसको कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ए और बी है, ए व बी। ठीक है, तो धनावेशित किसको कर रहे हैं, ए को, और ऋणावेशित किसको कर रहे हैं, बी को। तो ए के द्रव्यमान में तो क्या होगी, कमी, और बी के द्रव्यमान में वृद्धि। तो अपन ये कह देंगे कि ए का द्रव्यमान वस्तु बी से कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को आवेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान कुछ कम हो जाता है। यानी जब वस्तु अपन आवेशित कर रहे हैं तो आवेशित करने के पश्चात उसके द्रव्यमान में कुछ कमी हो रही है, तो अपन को बताना है आवेश की प्रकृति क्या है। तो इसका आंसर सीधा सा है, अपन आसानी से दे सकते हैं। क्या है आंसर, कि वस्तु के द्रव्यमान में अगर कमी हो रही है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है तो आवेश कौन सा है, धनावेश। तो अपन ये करेंगे वस्तु धनावेशित होगी। देखो तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को आवेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻27 kg कम हो जाता है, तो वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई ये अपन को बताना है। ठीक है, तो इसके लिए एक सीधा सा सिंपल सा कंसेप्ट देख लेना। कंसेप्ट क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसका मास क्या होगा, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, अगर दो इलेक्ट्रॉन हो तो कितना हो जाएगा, 2 × 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, यहाँ पे 9.1 × 10⁻31 kg। यहाँ अगर अपन बात करें तो इसको गुणा कर लेंगे इससे, तो 18.2 × 10⁻31 kg। अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते तो 5 × 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो यहाँ पे इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 45.5 × 10⁻31 kg। यहाँ से अपन एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला क्या रहेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है किसके, m। यानी जो भी द्रव्यमान रहेगा वस्तु का वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे लिख भी लेना नोट्स में नहीं पे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले का उपयोग करते हुए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो जितने द्रव्यमान की कमी हो रही है वो अपने पास है, अपन को ये पता नहीं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि द्रव्यमान डेल m जो भी रहेगा उसमें n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं गुणा कर दूं किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो मेरे पास क्या जाएगा डेल एम, और चूंकि मुझे एन निकालना तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल एम बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेल एम अपन को दे रखा है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 28 अपन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31। इनको जब अपन सोल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस का 28 प्लस का 31, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 10 की घात 3 या फिर 1000 इलेक्ट्रॉन। यानी अपन से पूछा गया था कि इतना द्रव्यमान अगर कम हो तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो अपन कह देंगे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, 1000 इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, यहीं पे एक और बात अगर आप देखो तो एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अगर इसका उल्टा पूछे, जैसे कमी दे रखी द्रव्यमान की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ ले, या फिर अगर अपन से ऐसा पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन इतने कम हुए हैं तो द्रव्यमान कितना कम होगा, तो निकाल सकते हैं। अगर अपन को दे दे कि 10,000 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वस्तु के द्रव्यमान में कमी बताइए। तो बता सकते हो डेल एम जो रहेगा वो क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या कह दोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 10,000 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 kg। इसको जब आप सोल्व करोगे तो डेल एम जो आएगा वो डेल एम आपके पास आएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 kg। ठीक है, तो आप चाहो द्रव्यमान में कमी देख रखे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखे रखे द्रव्यमान में कमी पूछे तो वो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, और प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें तथा इसे शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों की सहायता कर सकें। धन्यवाद।